बीए प्रथम वर्ष की भारतीय शासन एवं राजनीति की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम अपने इस चैप्टर के अंदर भारतीय शासन एवं राजनीति के महत्वपूर्ण अध्याय और भारत के सर्वोच्च पदासीन राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति, क्योंकि भारत के अंदर संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना, चूंकि हम वर्षों बरस तक ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश रहे हैं भारत, और ब्रिटेन के अंदर संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, लिहाजा भारत ने ब्रिटिश शासन व्यवस्था और यहाँ की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की। संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जिसको संविधान के द्वारा समस्त शक्तियां प्रदान की जाती है, लेकिन व्यवहार के धरातल पर उसके द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वास्तविक कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जिसके द्वारा शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग व्यवहार के धरातल पर किया जाता है। भारत के अंदर भी एक नाम मात्र की कार्यपालिका है और एक वास्तविक कार्यपालिका है। नाम मात्र की कार्यपालिका संस्थात्मक शासन व्यवस्था के अंदर भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है, और वास्तविक कार्यपालिका भारत का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। तो आज अपन संस्थात्मक शासन व्यवस्था की नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति के अध्ययन करने से राष्ट्रपति की क्या कार्य है, क्या शक्तियां हैं, वो उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन किस तरह से होता है, उस निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहला सवाल यह उठता है कि भारत के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है। उस पर जाएं उससे पहले ये होता है कि आखिर भारत के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता सर्वविदित है, बहुत से लोग इस चीज से वाकिफ होंगे, वो यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के अंदर जितनी भी संवैधानिक पोस्टें हैं उसमें एक योग्यता सभी के अंदर समान रहती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली इसकी योग्यता की विशेषता यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसकी दूसरी योग्यता यह है कि उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 35 वर्ष से अधिक। मताधिकार की आयु न्यूनतम 18 वर्ष, एमपी या एमएलए चुनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लेकिन भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु संविधान निर्माताओं द्वारा 35 वर्ष रखी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि 35 वर्ष तक आते आते व्यक्ति के अंदर पूर्ण परिपक्वता आ जाती है। तो भारत के संविधान निर्माता चाहते थे कि जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बने वो पूर्ण व्यवहार सैद्धांतिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से एक परिपक्व व्यक्ति इस पद पर जाकर बैठे, क्योंकि इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति को बहुत अहम और गुरुतर निर्णय लेने पड़ते हैं। इसलिए इसकी न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है। तीसरी इसकी योग्यता संविधान निर्माताओं ने यह निर्धारित की है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की सारी योग्यताएं वह रखता हो। एक लोकसभा का मेंबर चुने जाने के लिए जो योग्यताएं संविधान के द्वारा निर्धारित या फिक्स की गई है, वो सारी योग्यताएं एक शब्द के अंदर आ गया कि भारत का राष्ट्रपति भी उन सभी योग्यताओं को पूरा करता हुआ होना चाहिए। जैसे भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता में है कि वो राज्यसभा का मेंबर चुने जाने की सारी योग्यताएं रखता हो, उसी तरह से राष्ट्रपति के बारे में है कि वह लोकसभा का मेंबर चुने जाने की सारी योग्यताएं रखता हो। इसके अलावा वह भारत सरकार, राज्य सरकार या किन्ने भी इसी स्थानीय पदाधिकारी के अंदर अधीन किसी भी सेवा के अंदर नहीं होना चाहिए। यानी वह सरकारी नौकरी के अंदर उसको द्वारा किसी भी प्रकार का किसी पद पर नहीं होना चाहिए।
लेकिन इसके अंदर कुछ पदों को विमुक्त किया गया, जैसे भारत का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है। संघ और केंद्र शासित मंत्रियों को जो है वो सरकारी पद के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता है। चौथी पांचवी इसकी जो योग्यता है वह यह है कि वह लोकसभा और राज्य की किसी भी विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह जिस दिन से भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है उसी दिन से वह उस पद से विमुक्त समझा जाएगा, या अन्यथा वो लोकसभा में भी हो सकता है, वो राज्यसभा के अंदर भी हो सकता है, या किसी राज्य की विधानसभा के अंदर भी हो सकता है। तो जैसे ही वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा उसको स्वतः ही अपने पद से विमुक्त समझा जाएगा, उसको अपनी लोकसभा से, राज्यसभा से या विधानसभा की सदस्यता से वह स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। छठी भारत के राष्ट्रपति की योग्यता यह है कि वह गवर्नमेंट सर्वेंट या सरकार के अधीन किसी भी लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए। तो इन योग्यताओं को पूरा जो व्यक्ति करता है वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता रखता है, या वो भारत का राष्ट्रपति चुने जाने की सारी योग्यताएं रखता है। एक बात हमें यहाँ दृष्टिगत रखनी अनिवार्य है कि जो इतनी कम नागरिक एक राष्ट्रपति की चुने जाने के लिए इतनी कम योग्यताएं इसलिए रखी गई है कि जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी 35 वर्ष आयु होना चाहिए, वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की सारी योग्यताएं रखता होना चाहिए, वह किसी भी सरकार के लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर या विधानसभा के कोई सदस्य नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल चीजें। इन कम से कम योग्यताएं रखने के पीछे मकसद यह था कि एक आम व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने का सपना संजो सके। एक वृहत्तर दायरा दिया गया है, उस दायरे की पूर्ति करने वाला हर व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता रख सकता है। हर ऐसा नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर पहुंचने के लिए बहुत ही कठिन योग्यताएं रख दी जाए और एक आम नागरिक भी उस पद पर न जा सके, इस तरह की स्थितियों का समावेशन नहीं किया गया है। इसके पीछे कारण यह था कि इस राष्ट्रपति का एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, लेकिन हर व्यक्ति उस पद तक जाने की काबिलियत रखे, सपने संजो रखे और उसकी उड़ान के अंदर या उसकी पहुंच के अंदर वो पद होना चाहिए। इसलिए इसकी योग्यताएं जो है वो बहुत कम तर निर्धारित की गई है। अब इसके दूसरे अध्याय के रूप में ये हमने देखा कि कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता रखता है। अब इसका सेकंड टॉपिक है वो हम देखेंगे कि आखिर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं। भारत के संविधान निर्माता इस असमंजस की स्थिति के अंदर थे कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या रखी जानी चाहिए। तो उनके सामने दो तीन रास्ते थे, भारत के राष्ट्रपति को कौन व्यक्ति चुने, इसके लिए उनके सामने दो तीन रास्ते थे। सबसे पहला रास्ता संविधान निर्माताओं के सामने यह था कि भारत के राष्ट्रपति, जैसा कि अमेरिका के अंदर होता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना चाहिए। एक तो यह विकल्प था। दूसरा विकल्प यह था कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए। और तीसरा विकल्प यह था कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला तरीका जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। इस प्रक्रिया को इसलिए खारिज किया गया क्योंकि भारत के अंदर संवैधानिक राष्ट्रपति को केवल संवैधानिक प्रमुख, या जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको नाम मात्र का प्रधान बनाया गया है। अगर भारत के राष्ट्रपति को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और उधर भारत का प्रधानमंत्री भी जनता के द्वारा चुना जाता है तो सत्ता के अंदर संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। राष्ट्रपति को भी जनता चुनकर भेज रही है और प्रधानमंत्री को भी जनता चुनकर भेज रही है। सत्ता या शक्ति या संप्रभुता हमेशा एक जगह ही रहती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में क्लेश, संघर्ष की स्थिति पैदा होने की संभावना जाहिर सी बात है पैदा होने से। इसलिए संविधान निर्माता, चूंकि भारत के राष्ट्रपति को संविधान निर्माता केवल संवैधानिक प्रमुख, रबड़ स्टाम्प ही रखना चाहते थे, वो दर्जा देना चाहते थे जो ब्रिटेन के अंदर सम्राट को प्राप्त है। अब उसको चूंकि जब नाम मात्र का रखना है तो जाहिर सी बात है कि उसको जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए जाने के विकल्प को भी
संविधान निर्माताओं द्वारा खारिज कर दिया गया। दूसरा उनके सामने विकल्प यह था कि भारत के संविधान निर्माताओं के समक्ष यह विचार भी आया कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव केंद्र के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए। इस विचार को भी इस आधार पर खारिज कर दिया गया क्योंकि भारत का राष्ट्रपति केंद्र सरकार के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से अगर चुना हुआ जाएगा तो वह राज्यों का विश्वास को प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्रांतों के अंदर केंद्र के अनुरूप सरकार भी हो सकती है और प्रांतों के अंदर केंद्र से अलग दल की भी सरकार हो सकती है। भारत का राष्ट्रपति चूंकि पूरे भारत का होता है, इसलिए केंद्र सरकार के अंदर अगर किसी एक दल विशेष को बहुमत प्राप्त है तो वह दल विशेष अपनी मनपसंद के व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर बिठा सकता है और संवैधानिक व्यवस्था पूरी को संकुचित या एक नई अलग ही दिशा दे सकता है। इस चीज से बचने के लिए कि एक तो पूरे भारत को पूरे राष्ट्रपति का क्लेवर उसके ऊपर है, भारत का राष्ट्रपति पूरी कंट्री का है, उसमें सर्वसमावेशिता तभी आएगी जब केंद्र चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले और राज्यों का भी उसके अंदर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी वह भारत का राष्ट्रपति जो है वो पूरी तरह से भारत का संपूर्ण अर्थों में वो राष्ट्रपति बनने की काबिलियत रखता है। और अगर केंद्र के द्वारा ही चुना जाएगा तो वह केंद्र का राष्ट्रपति होगा, राज्यों के द्वारा उसको मन से स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये इस वजह से भी इस दूसरे विकल्प को खारिज किया गया कि वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव केवल और केवल केंद्र के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा भी नहीं किया जाना चाहिए। अंतिम विकल्प जिसको भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के अंदर हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने अपनाया, वह विकल्प जिसका संविधान में के अंदर उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर दो तरह के सदस्य उसके निर्वाचक मंडल, इसको अपन बोलते हैं भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दो तरह के सदस्य होते हैं। सबसे पहला है संघ के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संघ के अंदर केंद्र के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के अंदर भाग लेते हैं। दूसरे इसके जो होते हैं वो राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब यहां महत्वपूर्ण शब्द है जिसके ऊपर अपने को फोकस करना है, वो है निर्वाचित। राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर अगर अपन देखें तो अगर संक्षेप में अपन अपनी भाषा में कहें तो यहां ये जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के एमपी हैं और यहां पर एमएलए, एमपी के अंदर भी यह क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि भारत के अंदर पहले एक नंबर को देखते हैं, इसको समझते हैं कि संघ के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संघ के दो सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। जैसे अपन ने लोकसभा को लिया, लोकसभा के अंदर वर्तमान के अंदर 543 सदस्यों का केंद्र और राज्यों के द्वारा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। दो सदस्य ऐसे होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं। कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के अंदर इन एंग्लो इंडियन व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। ये भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। इसके पीछे कारण है कि शब्द क्या लिखा हुआ है? निर्वाचित। यानी भारत के संसद के अंदर या लोकसभा के अंदर वे सदस्य जो निर्वाचित है। अब निर्वाचित जो केंद्र राज्यों से और संघ शासित प्रदेशों से जो चुनकर एमपी आए हैं
वो ही भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के अंदर भाग लेते हैं। यहां पर जिन 2 एंग्लो इंडियनों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है, वो भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के अंदर भाग नहीं लेते हैं। दूसरा है राज्यसभा। अब राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य जो होते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, जिनको कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान के क्षेत्र में महारत हासिल होती है, उन 12 सदस्यों का मनोनयन भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए करता है। ये मनोनीत व्यक्ति भी, राज्यसभा के जो मनोनीत होते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के अंदर भाग नहीं लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन सदस्य और राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के अंदर मनोनीत किए जाते हैं, वे भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के अंदर भाग नहीं लेते। बाकी लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, वो भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के अंदर भाग लेते हैं। ये तो हो गया उसके पहले सदस्य। दूसरा है राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब निर्वाचित, यहां पर भी कई राज्य ऐसे होते हैं जहां पर एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करने का वहां की राज्यपाल को अधिकार होता है। वह एंग्लो इंडियन सदस्य भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, क्योंकि वो मनोनीत होता है, इसलिए वो भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के अंदर भाग नहीं लेता है। बल्कि भाग कौन लेता है? केवल और केवल राज्यों की विधानसभाओं के, सभी विधानसभाओं और संघ शासित प्रदेशों, वे संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभाएं एग्जिस्ट करती है। ये 17वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा ही यह निर्धारित किया गया था कि संघ शासित प्रदेशों की कुछ विधानसभाएं जो एग्जिस्ट करती है, वो भी भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के अंदर भाग ले सकती है। क्योंकि राज्य और संघ शासित प्रदेशों की केवल निर्वाचित सदस्य, यहां महत्वपूर्ण ये शब्द है कि निर्वाचित सदस्य शब्द आना बहुत उत्तर के अंदर जरूरी है। यहां मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे और यहां वाले भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। इस तरह से जो निर्वाचक मंडल बनता है, वह भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के अंदर भाग लेता है। तो आज अपन ने केवल भारत के राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में और भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल, मैंने आपको यह भी बताया कि भारत के राष्ट्रपति का यह निर्वाचक मंडल संविधान निर्माताओं ने किस प्रक्रिया से गुजरने के बाद में यह निर्वाचक मंडल बनाया। अब देखिए, इस निर्वाचक मंडल में केंद्र की दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भी हैं, इसका मतलब केंद्र की भी भागीदारी है। सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं हैं, वहां के निर्वाचित सदस्य भी है। यानी राष्ट्रपति बहुत सम्मानित पोस्ट होती है भारत के अंदर, तो उसमें केंद्र का भी हिस्सा है और राज्यों का भी हिस्सा है। तो भारत का जो राष्ट्रपति बनेगा, वो पूरे, ऐसा लगेगा कि वो पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। सभी राज्यों की उसके अंदर आवाज या सभी राज्यों की ध्वनि उसके अंदर समाहित होती है। और भारत का राष्ट्रपति जो होता है, पूरे भारत के क्लेवर को अपने आप के अंदर समेटे रहता है। इस तरह का निर्वाचक मंडल भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। अगली कक्षा के अंदर अपन ये देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति की चुनाव किस तरह से होता है और कैसे होता है, इसमें क्या न्यूनतम कोटा होता है, प्रक्रिया क्या होती है, वोट किस तरह से डाले जाते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।